दिस इज द लास्ट कॉल फॉर मिस्टर अमर। दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने नाम का अनाउंसमेंट सुनकर अचानक मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं अपनी डबडबाई आंखों को पोंछता हुआ लगभग दौड़ता हुआ गेट नंबर 5 की तरफ भागा। मैं इतना चैतन्य शून्य कैसे हो गया कि एयरपोर्ट पर घंटे भर से बैठे होने के बावजूद मुझे न तो हवाई जहाज का डिपार्चर समय याद रहा और न ही बार बार अपने नाम की पुकार सुनाई दी। हवाई जहाज में प्रवेश करके मैंने अपना बैग कैबिन में रखा और अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध ली। उस समय मैं आंखें बंद करके सबसे दूर होकर सिर्फ अपने अंतर मन से जूझना चाह रहा था। पर तभी मेरा फ़ोन बज उठा। सोना कॉलिंग। कल तक जिसका नाम देखकर दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाया करती थी और बातों का सिलसिला थमने को तैयार नहीं होता था, आज उसके कॉल को रिसीव करने का भी दिल नहीं हुआ। मैंने उसे प्लेन अबाउट टू टिक ऑफ, विल कॉल यू लेटर, लव यू का मैसेज डालकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस समय उसे बिना हर्ट किए अवॉइड करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था मेरे पास। पर ऐसा करने के कारण मेरा मन सोना के लिए अपराध भाव से घिर गया। आखिर इन सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? मन की बोझिलता को कम करने की कोशिश में मैंने अपनी निगाह खिड़की के बाहर टिका दी। हवाई जहाज बादलों के काले सफ़ेद झुंड के बीच उड़ रहा था। कुछ वैसे ही बादल मेरे अंतर्मन में भी उमड़ घुमड़ रहे थे। मेरा व्यथित मन बार बार अतीत की ओर ही जा रहा था। परसों मेरी सोना के साथ सगाई थी। सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर रस्म शुरू करने से पहले हम सब माला के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। हमने उसे फ़ोन किया, पर लगातार घंटी बजने के बावजूद उसके फ़ोन न उठाने से हम चिंतित हो उठे। तब मैंने उसकी रूममेट स्नेहा को फ़ोन किया तो उसने बताया कि माला को तेज़ बुखार है और वह सो रही है। ये सुनकर हम सब घबरा गए। हमने जब वहाँ आने की बात कही तो माला ने स्नेहा से फ़ोन ले लिया और कहा, आप लोग परेशान न हो, मैं स्नेहा के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ से दवा लेकर सीधा सगाई में आ जाऊँगी। पर हम इंतज़ार करते रहे और सगाई की रस्म पूरी भी हो गई, पर माला नहीं पहुँची। हम सबके लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सगाई में माला नहीं आई। कल तक सगाई की व्यवस्था में जी जान से लगी रहने वाली माला आज सगाई में नहीं पहुँच पाई। ये बात अविश्वसनीय थी हम सबके लिए। इस बात से मेरे अंदर एक खटका सा हुआ। इसलिए दूसरे दिन सुबह सुबह ही मैं माला का हाल लेने के लिए नोएडा उसके हॉस्टल चला गया। वहाँ उसे पूरी तरह स्वस्थ देखकर मैं अवाक रह गया। तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम कल आई क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी पर शरीर ने साथ नहीं दिया। मुझसे नज़र चुराते हुए माला ने जवाब दिया। मुझे माला एक अलग ही रूप में दिख रही थी, जिसमें माला का कोई अंश नज़र ही नहीं आ रहा था। जिसे मैं बचपन से जानता था, उसकी बात भी किसी तरह मेरे गले नहीं उतर रही थी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या मुझसे नाराज़ हो? आज तुमने मेरे साथ साथ पापा मम्मी को भी हैरत में डाल दिया है। वे लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी सगाई में तुम नहीं आई। अमर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके लिए मैं अंकल आंटी से माफ़ी मांग लूँगी, पर आपसे मेरी विनती है कि आप उन्हें ये बिल्कुल ना बताइएगा कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी। माला, मैं उन्हें कुछ बताऊँ या ना बताऊँ, पर दुख तो तुमने उन्हें जानबूझकर ही पहुँचाया है ना। उन्हें जानबूझकर दुखी किया है तो कारण भी कोई बड़ा ही होगा। आज वह कारण जाने बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अमर, अंकल आंटी को मैं मना लूँगी और अब आपकी शादी की हर रस्म पर एक दिन पहले से ही मौजूद रहूँगी। प्रॉमिस। अब आप जाइए, कहकर माला उठकर जाने को हुई तो जाने कैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई जो मैं महसूस कर रहा था। माला कहीं तो मुझसे प्यार। प्रत्युत्तर मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर चिपक गई थीं। उन आंखों में तैरते सैलाब को देखकर मैं कांप सा गया। मैं अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही मुझे मेरे हाल पर छोड़ माला दौड़ती हुई वहाँ से चली गई। मैं किंकत्र व्यवी मूड सा जहाँ का तहाँ बैठा रह गया। तो क्या मेरे मन में उठा शक का बवंडर सही था? क्या माला इसीलिए मेरी सगाई में शामिल नहीं हुई क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है और वह मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी? ये मेरे लिए एक ज़बरदस्त झटका था। पर अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो उसने ये बात मुझसे कभी क्यों नहीं कही? मैंने सोना के साथ अपनी सगाई के बाद नई ज़िंदगी के रंगीन सपने सजाने शुरू ही किए थे कि माला के प्यार के इजहार से मैं एकदम लुटा हुआ महसूस करने लगा।
और करता भी क्यों ना, आखिर मेरा भी तो पहला प्यार वही थी। ये बात अलग है कि माला की ही तरह मैंने भी ये बात अपने अंदर ही छिपा कर रखी थी। मेरी आंखों से जाने कब से आंसू टपक रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। आंसुओं पर ध्यान तब गया जब एयर होस्टेस ने आकर कहा, आर यू ओके सर, मैं आई हेल्प यू, और मुस्कुराते हुए मुझे पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैंने गिलास से पानी पिया और रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ किया। अब क्या करूं? क्या सोना से सगाई तोड़ दूं और माला से विवाह कर लूं? आखिर अब तो मेरा प्यार प्यार एक तरफा नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि माला भी मुझे प्यार करती है। तो फिर क्यों हम एक दूसरे की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करते रहें? पर दूसरा है कौन जिसके बारे में मैं न सोचूं? सोना यानी सोनाक्षी, वह भी अब दूसरी कहाँ रह गई है? अब तो मेरी मंगेतर है वह। मेरी मनोदशा से अभी अनभिज्ञ वह इस समय सतरंगी सपनों में डूबी होगी और बेसब्री से मेरे लैंड करने की सूचना के साथ साथ किसी रोमांटिक मैसेज का इंतजार कर रही होगी। उसके सपनों को चकनाचूर करना क्या ठीक होगा? और मम्मी पापा, क्या मेरा ऐसा करने पर उनका सम्मान आहत नहीं होगा? क्या अपने स्वार्थ के लिए मम्मी पापा के उस विश्वास को तार तार कर दूं जो वे मुझ पर करते हैं? मेरा मन फिर से अतीत की ओर लौट गया। मैं 11 वर्ष का था। उस गर्मी की दोपहर मम्मी पापा के साथ मैं अपने चाचा जी के यहाँ जा रहा था। कार हमारे ड्राइवर शिववरन अंकल चला रहे थे, जिन्हें प्यार से हम एसबी अंकल कहा करते थे। एसबी अंकल सालों से हमारे घर के सदस्य की तरह रह रहे थे। उस दिन उनकी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। एसबी अंकल बता रहे थे कि उनकी बेटी बहुत होनहार है, अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती है और अपने स्कूल के सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट है। आज उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और वह अनेक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। अंकल पापा को बता रहे थे कि वह अपनी बेटी को एमबीए कराना चाहते हैं ताकि वह किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पद पर काम कर सके। एसबी अंकल समय से अपनी बेटी के स्कूल पहुंच सके, इसलिए पापा ने उनसे कहा, एसबी तुम हमें ड्रॉप करके बिटिया के स्कूल चले जाना, हम टैक्सी करके वापस आ जाएंगे। एसबी अंकल बहुत खुश हुए थे, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हमें पहुंचाकर लौटते समय एसबी अंकल का एक्सीडेंट हो गया। पापा के फ़ोन पर सूचना मिलते ही मम्मी पापा तुरंत अस्पताल पहुंचे, पर तब तक एसबी अंकल की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। उनकी पत्नी पहले से ही नहीं थी, अतः मम्मी पापा को सबसे पहले उनकी अनाथ हो चुकी बेटी की चिंता हुई और बिना एक पल गंवाए उनकी बेटी माला को उसके स्कूल से सीधा अपने घर ले आए। 9 साल की नन्ही सी माला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और इसे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है। मेरी मम्मी ने उसे अपने सीने से चिपका लिया था और तब तक अपनी गोद से नहीं उतारा था जब तक उसके दादा दादी नहीं आ गए थे। अपने दादा दादी के आने पर माला दौड़कर उनसे लिपट गई थी। वे लोग भी सुध बुध खो बैठे थे। बड़ी मुश्किल से मेरे मम्मी पापा ने ही उन्हें संभाला था और धैर्य बंधाया था। 2-3 दिनों बाद वे लोग माला को अपने साथ लेकर गांव जाने की तैयारी करने लगे। तब पापा ने उन्हें रोकते हुए कहा था, एसबी चाहता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर एमबीए करे और बड़ी ऑफिसर बने। अपनी मृत्यु के चंद घंटे पहले ही उसने ये बात हमसे की थी। अगर आप लोग माला को लेकर गांव चले जाएंगे तो उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी और वैसे भी गांव में माला की शिक्षा बाधित हो जाएगी। मेरी सलाह यह है कि आप लोगों को माला के भविष्य की खातिर यहीं रहना चाहिए और उसे पढ़ाना चाहिए। पापा की बात सुनकर माला के दादा दादी के अनवरत बहते आंसू और उनकी गोद में चिपकी माला को देखकर मैं भी रो पड़ा था। दादाजी ने रोते हुए कहा था, किसके सहारे रहेंगे हम इस अनजान शहर में? जो सहारा था हमारा वह तो बेसहारा छोड़कर चला गया। तब पापा ने विनम्रता से कहा था, काका जी, एसबी हमारा ड्राइवर जरूर था पर हमारे लिए घर के सदस्य कम नहीं था। उसने 16 साल हमारी सेवा की है। मैं आपके यहाँ रुकने और माला की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद करूँगा। पापा ने गैरेज को खाली कराकर उसे 1 रूम सेट का रूप देकर उन्हें रहने को दे दिया। माली का काम माला के दादाजी को देकर तथा घर के अंदर के कामों में दादी की मदद लेकर मम्मी पापा ने उन लोगों के महीने की आमदनी की भी व्यवस्था कर दी। माला ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। माला मुझसे हिलने मिलने लगी थी, पर मैं जब भी उसे देखता तो मेरा बालमन उसके प्रति बहुत द्रवित होता था। उसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे, ये सोचकर मैं हर समय किसी न किसी तरह से उसकी मदद करने के बहाने ढूंढा करता था। कभी मैं अपनी कोई पेंसिल बॉक्स से ये कहकर मम्मी को पकड़ा देता कि अब ये मुझे पसंद नहीं है, किसी को दे दो, क्योंकि मुझे पता होता था कि मम्मी अब ये पेंसिल बॉक्स माला को ही देंगी। मम्मी के साथ बाजार जाता तो मैं मम्मी से कहता, मम्मी एक फ़्रॉक माला के लिए भी ले लो। मैं तो एक ही फ़्रॉक लेने को कहता था, पर मम्मी उसके लिए एक साथ कई चीज़ें लिया करती थी। फिर उसे बुलाकर बड़े प्यार से पहनाती और सजाती थी। मम्मी खाने में
जब भी कुछ खास बनाती माला के लिए भी ज़रूर भिजवा देती थी। बावजूद इसके मैं स्वयं अक्सर अपनी प्लेट लेकर उसके ही पास चला जाता और लॉन में बैठकर उसके ही साथ खाना खाता था। समय के साथ साथ माला मेरे घर की अहम सदस्य बनती चली गई थी। मम्मी तो माला पर इतनी निर्भर होती चली गई कि उसके बिना उनका एक भी काम नहीं हो पाता था। घर में कोई खास मेहमान आने वाले होते थे तो मम्मी माला के नाम की रट लगाना शुरू कर देती थी। माला मम्मी की मदद करके उनके साथ मेहमानों का भी दिल जीत लिया करती थी। मुझे ठीक से याद नहीं कि शुरुआत कब हुई थी, पर माला के मासूम सौंदर्य के साथ साथ उसकी सहन शक्ति, कलात्मकता और समझदारी देखकर धीरे धीरे उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा था। मुझे उसके साथ बात करना और बैठना अच्छा लगने लगा था। कई बार मैं बिना किसी वजह के भी उसके साथ घंटों बैठा रह जाता था। किसी दिन अगर वह अपनी पढ़ाई या किसी भी वजह से घर में नहीं आती थी तो मैं बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार करता था। धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि ये सब अनायास नहीं हो रहा है, बल्कि मैं माला से प्यार करने लगा हूँ। वह बहुत कठिन दौर था मेरे लिए। एक तरफ मेरे ऊपर मेरी भावनाएं हावी हो रही थी, तो दूसरी तरफ मुझे इस बात का एहसास भी था कि मेरा ये कदम मेरे परिवार और माला की बदनामी का कारण बन सकता है। पर मैं स्वयं से जीत नहीं पा रहा था। माला दिन प्रतिदिन मेरे दिलो दिमाग पर छाती चली जा रही थी। मेरा मन पढ़ाई से उचटने लगा था और मैं माला को देखने और उससे बातें करने के बहाने तलाशने लगा था। दुर्भाग्यवश उसी दौरान माला का घर के अंदर आना जाना कम हो गया। मम्मी ने बताया कि उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मैं उसे देखना चाहता था, पर वह कमरे के बाहर भी कम ही निकलती थी। मैं अक्सर उसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों खिड़की से उसके कमरे की ओर देखता करता था। मैं बहुत बेचैन और परेशान रहने लगा था। तभी मेरा सिलेक्शन IIM अहमदाबाद में हो गया और मैं MBA करने के लिए अहमदाबाद चला गया। वहाँ जाकर मैं माला को पूरी तरह भुला तो नहीं पाया, पर स्थिति को स्वीकार करना सीख गया। MBA ख़त्म होते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मेरा कैंपस कलेक्शन हो गया और मैं बंगलुरु चला गया। उधर माला का लक्ष्य भी निर्धारित ही था। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसने भी कैट की परीक्षा दी और अच्छी रैंक की वजह से दिल्ली की एक अच्छी संस्था में उसे प्रवेश मिल गया। स्वयं गारंटर बनकर पापा ने उसका एजुकेशन लोन पास करा दिया। वह भी MBA करने के लिए हॉस्टल में रहने चली गई। पिछले 2 सालों में जब माला हॉस्टल में गई तब से मेरी उससे मुलाकात एक आध बार ही हुई थी। जब कभी मैं छुट्टियों में घर आता तो वह हॉस्टल में होती थी और वह घर आती थी तो मैं बेंगलुरु में होता था। माँ ने मेरे लिए तो सोनाक्षी को पहले से ही पसंद कर रखा था। मेरी जॉब लगते ही मम्मी उसे बहू बनाकर घर में लाने को आतुर हो उठी। शादी के नाम पर मेरे मन में एक बार फिर से माला का ख्याल आया था, क्योंकि भले ही मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया था पर मन से निकाल नहीं पाया था। लेकिन शायद उसके मन में मेरे लिए ऐसी कोई भावना ना हो, ये सोचकर मैंने उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर सोना के लिए हाँ कर दी थी। आज जब माला के मन की बात मुझे पता चल गई है तब अचानक मुझे वह दिन याद आ रहा है जब एक बार सोना अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर आई थी। उन लोगों के जाने के बाद मम्मी ने माला से कहा था, सोना हमें बहुत पसंद है, हमने मन ही मन उसे अमर के लिए चुन रखा है। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी सोना, अच्छी रहेगी ना दोनों की जोड़ी। तब अचानक अभी आई आंटी कहकर माला वहाँ से चली गई थी और काफ़ी देर बाद वापस आई थी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वह इस तरह अचानक क्यों चली गई थी और वापस आने पर उसकी आंखें लाल क्यों थी। मुझे बेहद हैरान कर दिया है माला ने। अपने संवेगों पर इतना नियंत्रण रखना कैसे सीखा उसने। काश उसने बस एक बार एहसास तो करा दिया होता मुझे, फिर तो मैं उसे अपने दिल की रानी बनाकर रखता जीवन भर। प्लेन के लैंड करने से लगे झटके की वजह से मैं यादों के गुबार से बाहर आ गया। केबिन से अपना बैग लेकर यंत्र चलित सा मैं हवाई जहाज़ की सीढ़ियाँ उतर गया। मेरा दिमाग अभी भी अपना संतुलन कायम नहीं कर पाया था। माला के इजहार ने मेरे सुसुप्त प्यार को हवा दे दिया था। माला को तो शायद बचपन से खोने और सहन करने की आदत पड़ चुकी थी, पर मेरे लिए ये मुश्किल था। माला को तो शायद अपने जीवन में अपने माता पिता से एक गुड़िया तक खरीदने की जिद करने का मौका नहीं मिला था, पर मुझे तो मांगने से पहले ही हर चीज़ मिल जाती थी। पर अब बस, मैं अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं हो रहने दूंगा। अब अपनी ख्वाहिशों का गला और नहीं घोटने दूंगा मैं माला को। प्यार को तरसती उसके खाली झोली को भरने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। अब खुशियों के पल उसकी झोली में डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे उससे बात करनी ही होगी। 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद मैं ये निर्णय ले चुका था कि अब चाहे जो भी करना पड़े मैं शादी माला से ही करूँगा। टैक्सी में बैठते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया। मैंने तय कर लिया था कि
माला को अब अपनी सच्चाई भी बताकर उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का अपना निर्णय सुना दूंगा। मोबाइल ऑन करते ही कतार में खड़े ढेर सारे मैसेज एक एक करके स्क्रीन पर चमकने लगे। सबको अनदेखा करता हुआ मैं मन ही मन माला को फ़ोन पर कहने वाले शब्दों की तलाश कर ही रहा था कि अचानक स्क्रीन पर स्नेहा का मैसेज दिख गया। अपने लिए स्नेहा का मैसेज देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं उसे पढ़ने से खुद को रोक न सका। स्नेहा ने लिखा था, अमर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर आपको कसम है माला की कि आप उसे ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मैंने आपको कुछ बताया है। मैं आपको सच्चाई सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए माला के प्यार को शिद्दत से महसूस किया है और उसे तिल तिल मरते देखा है। माला ने मुझे बताया था कि वह तो आपको बचपन से ही बहुत पसंद करती थी, पर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि आप भी उसे पसंद करने लगे हैं तो वह बहुत घबरा गई। उसे अपने आप पर तो भरोसा था, पर इस संदर्भ में उसे आप पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि आपको पसंद की हर चीज़ पा लेने की आदत है। अगर आपके मन में उसके लिए प्यार पनपा तो आप उसे हर हाल में पा लेना चाहेंगे, और यही माला नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो लोग यही सोचेंगे कि एक मालिक ने अपने ड्राइवर की अनाथ हो चुकी बेटी पर तरस खाकर उसे अपने घर में शरण दी और वह उनके ही बेटे को फंसाकर घर की बहू बनने का सपना सजाने लगी। इसलिए वह जानबूझकर आपसे दूर दूर रहने लगी। आपको खुद से दूर करने के प्रयास में वह तिल तिल मरी है, पर उसे सुकून इस बात का है कि उसने अपनी ओर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं दिया। उसके लिए अपनी खुशी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी और आपके परिवार की खुशी। आपकी सगाई के दिन वह बहुत बेचैन थी, बहुत रोई भी थी, पर अब उसने अपने आप को संभाल लिया है। इस समय वह आपके घर गई हुई है, कह रही थी अंकल आंटी के पैर पकड़कर सगाई में न शामिल हो पाने के लिए क्षमा मांगेगी। उसे अफसोस इस बात का हो रहा था कि उसके ना होने से आंटी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उन्होंने उसके भरोसे न जाने कितने सारे काम छोड़ रखे होंगे। अमर, माला ने जो त्याग किया है वह करना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है, पर उसे जो करना था वह कर चुकी है और अब आपकी बारी है। आपको उसके त्याग का सम्मान करना होगा। उसने बचपन से सिर्फ खोया ही खोया है। उसके पास अपनी कोई संपत्ति है तो वह है केवल उसका आत्मसम्मान। उसकी इस धरोहर पर आँच मत आने दीजिएगा। मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभते बलिदानों से। स्नेहा का मैसेज पढ़कर मैं फिर से बौखला सा गया। मुझे एहसास महसूस होने लगा कि मेरे बेचैन और अशांत मन के अंदर का झंझावत कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। मैंने अपना सिर सीट पर टिका अपनी लाल हो चुकी आंखों को भींच कर बंद कर लिया, पर इस बार आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैं जी भर कर रो लेना चाहता था, क्योंकि मैं अपना निर्णय बदल रहा था। मैंने तय कर लिया था कि मैं माला की भावना का सम्मान करूंगा। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा कोई भी कदम उठाने को मैं सोच भी नहीं सकता था। खोकर भी खुश कैसे रहा जाता है ये उससे ही सीख लूँगा, उसकी ही खुशी की खातिर। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।